उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर की मिट्टी में अभी भी बरसात की खुशबू बसी हुई थी। चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों के बीच मिट्टी की पगडंडियों पर सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन इन हरियाली के बीच कई घर ऐसे भी थे जहां हरियाली सिर्फ खेतों में थी, थालियों में नहीं। इन्हीं घरों में से एक घर था रघुनाथ का। रघुनाथ करीब 40 साल का एक किसान था, जिसकी झुकी हुई पीठ उसकी मेहनत की कहानी कहती थी। उसकी पत्नी कविता 35 साल की दिन रात घर और खेत दोनों संभालती थी। 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा मोहन 12 साल का, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बेटी गुड़िया 9 साल की, जो हमेशा अपनी मां के पास रहती थी। और सबसे छोटा बेटा चिंटू 5 साल का, जो अभी खेलने कूदने की उम्र में था। गांव में गरीबी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस साल सूखा पड़ने के कारण हालात और भी बिगड़ गए थे। पिछली फसल में पैदावार आधी रह गई, जबकि उधार 2 गुना हो गया था। रघुनाथ के घर का चूल्हा अब रोज नहीं चलता था। कभी कभी 2-2 दिन तक रसोई में धुआं नहीं उठता। भूख की तड़प। रात घर में खाने के नाम पर सिर्फ आधा किलो चावल और थोड़ी सी दाल थी। कविता ने सोचा, आज तो बच्चों के लिए ही बना दूं, हम दोनों किसी तरह सह लेंगे। वो चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर पानी डाल रही थी कि मोहन धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, अम्मा, आज कितनी रोटियां बनेगी? कविता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज रोटियां नहीं, खिचड़ी बनेगी, खा लेना, पेट भर जाएगा। मोहन मासूमियत से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों की चमक में छिपी भूख कविता से छुपी नहीं रह सकी। खाना बन रहा था, पर घर में सन्नाटा था। रघुनाथ खाट पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। उसे याद आ रहा था कि किस तरह बचपन में उसके घर में कभी भूख का नामो निशान नहीं था। तब दादा के समय में खेत उपजाऊ थे, बारिश समय पर होती थी और अनाज के गोदाम भरे रहते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। गांव का बाजार और अपमान। अगली सुबह रघुनाथ शहर के बाजार गया। वो वहां अनाज खरीदने नहीं, बल्कि बटुए में रखी पुरानी उधारी की पर्चियों को दिखाने गया था। दुकानदार श्यामलाल के सामने हाथ जोड़कर बोला, भैया, घर में बच्चे भूखे हैं, थोड़ा चावल थोड़ा आटा उधार दे दो, अगली फसल पर सब चुका दूंगा। श्यामलाल ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा और बोला, रघुनाथ, तेरी उधारी तो अब 100 रुपए नहीं, पूरे 3000 हो चुकी है। हर बार यही कहता है, अगली फसल पर चुका दूंगा। अब नहीं होगा, बिना पैसे के अनाज नहीं मिलेगा। रघुनाथ की आंखें भर आईं। भीड़ के बीच खड़ा होना उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। उसके आसपास खड़े लोग सब सुन रहे थे। कुछ फुसफुसाते, कुछ हंसते और कुछ चुपचाप उसे दया भरी निगाहों से देख रहे थे। बाजार से खाली हाथ लौटते समय उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अनाज की कीमत अब हमारी इज्जत से भी ज्यादा हो गई है? मां की ममता। घर लौटते ही उसने देखा, कविता बच्चों को बहला रही थी। चिंटू बार बार रो रहा था। अम्मा, भूख लगी है। कविता ने आंचल से उसका मुंह पोंछा और बोली, बस बेटा, थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाएगी। रघुनाथ दरवाजे पर खड़ा सब देखता रहा। उसने कविता से कहा, कहीं से थोड़ा चावल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आज भी खाली रहना पड़ेगा। कविता ने हल्की मुस्कान देकर कहा, चिंता मत करो, मैं पास वाली सुधा भौजी के घर से आधा किलो चावल मांग लाऊंगी, कह दूंगी अगले महीने चुका देंगे। रघुनाथ कुछ बोल ना सका। वो अपनी बेबसी को निगलते हुए बाहर चला गया। कहानी का मोड़। शाम को गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम हो रहा है। सुना था कि वहां गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जाएगा। रघुनाथ के दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटा, आज शहर चलते हैं, सुना है वहां अनाज भी बांटा जाएगा, शायद हमारी थाली भी भर जाए। मोहन की आंखों में चमक लौट आई। उसके छोटे छोटे कदम पिता के बड़े सपनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शहर में भीड़ इतनी होगी कि वहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सुबह का सूरज उग चुका था। रघुनाथ और मोहन गांव की पगडंडी से होकर शहर की ओर बढ़ रहे थे। सड़क पर धूल उड़ रही थी और उनके पैरों में चप्पलें भी घिस चुकी थी। मोहन बार बार पूछता, बाबा, शहर में हमें सच में खाना मिलेगा ना? रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, सुना है सरकार की तरफ से बड़ा भोजन वितरण है। वहां गरीबों के लिए थालियां भी होंगी
और अनाज के थैले भी। रघुनाथ की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे भूख से जूझता इंसान तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। शहर की भीड़। जब दोनों शहर पहुंचे तो चौक पर एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हजारों लोग लाइन में खड़े थे। कोई मजदूर, कोई विधवा, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा। हर किसी के चेहरे पर भूख की एक जैसी लकीरें थीं। मोहन ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, बाबा, क्या हमें भी इतनी लंबी लाइन में लगना होगा? रघुनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, भूख का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो लाइन में खड़े हो गए। घंटों बीत गए, सूरज सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन लाइन हिल भी नहीं रही थी। मोहन के होठ सूख गए थे। उसने धीरे से कहा, बाबा, पानी मिलेगा कहीं? रघुनाथ ने पास खड़े एक दुकानदार से पानी मांगा, लेकिन उसने बिना देखे कह दिया, पहले पैसे दो फिर पानी लो। रघुनाथ ने जेब टटोली। उसमें सिर्फ 3 रुपए थे। वो उलझन में पड़ गया। क्या पानी लें या बस इंतजार करें? लेकिन मोहन की हालत देखकर उसने 3 रुपए दे दिए। भोजन के लिए संघर्ष। करीब 3 घंटे बाद लाइन आगे बढ़ी। मोहन की आंखों में उम्मीद थी कि अब खाना मिलेगा, लेकिन जैसे ही रघुनाथ की बारी आई, सामने बैठे कर्मचारी ने कहा, भोजन खत्म हो चुका है, कल आना। रघुनाथ स्तब्ध रह गया। उसके होठों से आवाज नहीं निकली। वो बस वहीं बैठ गया। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। बाबा, अब क्या होगा? पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोला, भैया, भूख से बड़ी कोई सजा नहीं। यहां रोज यही हाल है। जिसके पास ताकत है वो पहले खाता है। हम जैसे लोग बस लाइन में लगकर थक जाते हैं। रघुनाथ के अंदर गुस्सा, दर्द और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े। उसने सोचने लगा, क्या गरीब का पेट कभी भर भी सकता है? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे रघुनाथ, यहां क्या कर रहे हो? रघुनाथ मुड़कर देखता है तो सामने उसका पुराना दोस्त रामस्वरूप खड़ा है, जो अब शहर में एक होटल में काम करता है। रामस्वरूप ने कहा, चल मेरे साथ, होटल में कुछ खाना है, तेरे और बच्चे के लिए ले चलूंगा। होटल पहुंचकर रामस्वरूप ने मोहन को एक प्लेट दाल चावल दी। मोहन के चेहरे पर चमक लौट आई। उसने पहली ही कौर मुंह में डालते हुए कहा, अम्मा के लिए भी थोड़ा ले चलेंगे बाबा? रघुनाथ की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, तेरी अम्मा के लिए भी ले चलेंगे। रामस्वरूप ने अपने हिस्से की रोटी तक थैली में डाल दी। रघुनाथ ने कृतज्ञ होकर कहा, तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामस्वरूप मुस्कुराकर बोला, भाई, भूख में रोटी नहीं बांटी तो इंसान होने का क्या मतलब? गांव वापसी। घर लौटते समय मोहन के हाथ में थैली थी। उसमें 3 रोटियां और थोड़ी सी दाल थी। रास्ते भर मोहन उस थैली को ऐसे पकड़कर चला जैसे उसमें सोना हो। घर पहुंचकर जब कविता ने वो थैली खोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे रघुनाथ की ओर देखा। रघुनाथ ने धीमे से कहा, कविता, आज समझ में आया, खाने की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, कभी-कभी इज्जत, आंसू और इंसानियत से भी चुकानी पड़ती है। रात का सन्नाटा था। छोटे से कच्चे घर की दीवारों के बीच भूख की खामोशी गूंज रही थी। कविता ने मोहन, गुड़िया और चिंटू को सुला दिया था, लेकिन बच्चों की करवटों से साफ पता चल रहा था कि उनके पेट अभी भी भूखे हैं। रघुनाथ बाहर खाट पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उसके सपने कभी चमका करते थे। पर अब सपने नहीं थे, बस सवाल थे। क्या मैं अपनी औकात से हार चुका हूँ? क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई? क्या बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा? उसे लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। श्यामलाल की दुकान पर हुआ अपमान, शहर में लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटना, और बच्चों की भूखी आंखें, सब उसकी आत्मा को नोच रहे थे। कविता की आंखों में भरोसा। रघुनाथ के पास बैठकर कविता बोली, इतना मत सोचिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो भूखे के लिए भी रास्ता खोलते हैं। रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, कविता, भगवान से पेट नहीं भरता, बच्चों की भूख कोई प्रार्थना नहीं समझती, उसे रोटी चाहिए। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, आप हारिए मत, जो हिम्मत नहीं हारता वही जीतता है। रघुनाथ चुप रहा। उसके अंदर कुछ उबल रहा था, कुछ ऐसा जो उसे एक नया रास्ता चुनने पर मजबूर करने वाला था। गांव की पंचायत। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। गांव के कई किसान कर्ज में डूबे हुए थे। रघुनाथ भी वहां पहुंचा। मुखिया जी कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि हमें मनरेगा योजना के तहत काम मिलेगा, पक्की सड़क बनेगी, तालाब खुदेंगे, खेतों की मेढ़ें बनेंगी। जो भी मजदूरी करना चाहे
नाम लिखवा ले। रघुनाथ के मन में एक उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम लिखवाने की कोशिश की, पास बैठा पटवारी बोला, पर्ची लिखवाने के लिए पहले 500 रुपए की पर्ची बनवानी होगी। रघुनाथ का खून खौल उठा। भैया, पर्ची के लिए भी पैसे? गरीब मजदूर काम करके पैसा कमाएगा या पहले रिश्वत देगा? पटवारी हंसते हुए बोला, कानून यही है, नहीं है तो घर जा, कोई जबरदस्ती नहीं। रघुनाथ का सिर झुक गया। गरीब के पास या तो भूख चुनने का हक है या अपमान, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहन की मासूमियत। शाम को जब रघुनाथ घर लौटा तो मोहन ने उत्साहित होकर पूछा, बाबा, अब हमें काम मिल जाएगा? हम रोज खाना खाएंगे? रघुनाथ ने मोहन को गले से लगा लिया, लेकिन कुछ बोल न सका। मोहन ने धीरे से कहा, बाबा, मैं भी मजदूरी करूंगा, मैं आपके साथ मिट्टी धोऊंगा। रघुनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सोचने लगा, जिस उम्र में मोहन को किताबें पकड़नी चाहिए, उस उम्र में वो बेलचा और टोकरी उठाने की बात कर रहा है। क्या यही है मेरी जिंदगी की हकीकत? बड़ा फैसला। रात को रघुनाथ ने अकेले में बैठकर लंबा सोच विचार किया। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे जो हो, अपने खेत से ही बच्चों का पेट भरूंगा, किसी से भीख नहीं मांगूंगा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं। अगली सुबह उसने गांव के पुराने तालाब की तरफ रुख किया। वहां उसने अपनी जमीन की मेड़ें खुद बनानी शुरू कर दी, ताकि बारिश का पानी खेत में टिक सके। गांव वाले हंसते हुए कहने लगे, अरे रघुनाथ अकेले क्या कर लेगा? न पैसे हैं न मजदूर, पागल हो गया है क्या? लेकिन रघुनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी। वो दिन रात मिट्टी खोदता रहा। कभी हाथ छिल जाते, कभी पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। कहानी का मोड़। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रघुनाथ को पसीने से लथपथ देखा और बोले, रघुनाथ, तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? रघुनाथ ने कहा, मास्टर जी, अब दूसरों के भरोसे बैठा रहा तो बच्चे भूखे मरेंगे। अपनी मेहनत ही मेरी इज्जत है। मास्टर जी को उसकी बात छू गई। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर रघुनाथ की मदद करेंगे। अगर आज हम सब साथ न खड़े हुए तो कल हम सब भी भूखे रहेंगे। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। जहां पहले लोग हंसते थे, अब वही लोग उसके साथ मिट्टी खोद रहे थे। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां लोग खेतों में बस मजबूरी से जाते थे, अब रघुनाथ की मेहनत देखकर कई किसान फिर से अपने खेतों की ओर लौटने लगे थे। तालाब की खुदाई पूरी हो चुकी थी, मेड़ें मजबूत बन चुकी थीं और पहली बारिश का पानी धीरे धीरे खेतों में जमने लगा था। मोहन हर रोज खुशी से कहता, बाबा, इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। रघुनाथ की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। उसका दिल कह रहा था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अचानक आई आफत, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। बरसात शुरू होते ही पहले 3 दिन हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मिट्टी नम हो गई। रघुनाथ का दिल खुश था। पर चौथे दिन काले बादल आसमान पर छा गए और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो गई। शाम तक गांव की नदियां उफान पर थीं। रात होते होते बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कच्चे घरों की दीवारें गिरने लगीं, खेत पानी में डूबने लगे और गांव में चीख पुकार मच गई। कविता बच्चों को लेकर घर के कोने में सिमटी बैठी थी। मोहन कांपते हुए बोला, अम्मा, ये पानी हमारे घर में भी आ जाएगा? कविता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं बेटा, बाबा है ना, हमें कुछ नहीं होगा। रघुनाथ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी मेहनत से बनाया तालाब, उसके खेत की मेड़ें सब बहते हुए दिख रहे थे। उसके दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। भूख की फिर से दस्तक। 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद गांव का आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका था। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, वो भी बर्बाद हो गई। गांव के गोदामों में रखा अनाज भी भीग कर सड़ गया। कविता ने धीमे स्वर में कहा, अब क्या करेंगे? घर में सिर्फ आधा किलो चावल बचा है। अगर यही हाल रहा तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। जिस मेहनत से उसने उम्मीदों की फसल बोई थी, वो पानी में बह गई। मोहन चुपचाप उसके पास बैठा था। वो समझ गया था कि इस बार भूख पहले से भी बड़ी लड़ाई लड़ने आ रही है। गांव वालों का गुस्सा। अगले दिन गांव की लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर गुस्सा था। कोई कह रहा था, सरकार कहती है मदद देगी, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आया। दूसरा बोला, हम भूख से मर रहे हैं और अधिकारी बस कागजों पर राहत बांट रहे हैं। रघुनाथ ने आगे बढ़कर कहा, अगर हम किसी के भरोसे बैठे रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें खुद खुद करना होगा। एक बुजुर्ग किसान ने कड़वाहट से कहा, रघुनाथ, तूने हमें मेहनत का रास्ता दिखाया,
पर देख, बारिश ने सब डुबो दिया। अब क्या बचेगा? रघुनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, बचेगा। हमारी मेहनत बचेगी, हमारे बच्चों की भूख बचेगी। अगर हम हार मान गए तो आने वाली पीढ़ियां भी भूखी रहेंगी। इस बार खेतों में फिर से बीज डालेंगे। गांव के कई नौजवानों की आंखों में फिर से उम्मीद की लौ जल उठी। असली परीक्षा। बरसात के बाद कीचड़ में धंसे खेतों को फिर से जोतना आसान नहीं था। बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रघुनाथ ने अपनी एकमात्र पुरानी बैलगाड़ी बेची और उससे मिले पैसों से गेहूं और धान के बीज खरीदे। कविता ने जब सुना कि बैलगाड़ी बिक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये बैलगाड़ी ही तो हमारी पहचान थी, तुमने इसे बेच दिया। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, पहचान से पहले पेट भरना जरूरी है कविता। अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो बैलगाड़ी किस काम की? उस रात घर में चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के पीछे एक नई ताकत छिपी थी, रघुनाथ का संकल्प, जो अब टूटने वाला नहीं था। बरसात के बाद सूरज की किरणें फिर से गांव की पगडंडियों पर बिखरने लगी थीं। तालाब का पानी उतर चुका था, खेतों की मिट्टी अब धीरे धीरे सूख रही थी। गांव के लोग रघुनाथ की अगुवाई में फिर से खेत जोतने लगे थे। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, इस बार फसल अच्छी होगी तो भूख का नामो निशान मिट जाएगा। मोहन, गुड़िया और चिंटू भी खेतों के किनारे खेलते हुए अपने बाबा को देखते रहते। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, इस बार तो हम खूब सारा चावल खाएंगे ना? रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, इस बार हमारी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन रघुनाथ को नहीं पता था कि उसकी इस उम्मीद पर लालच की काली परछाई मंडरा रही थी। गांव में नई मुसीबत। एक दिन गांव में अचानक एक खबर फैली कि पास के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने गांव की आधी जमीन अपने नाम कर ली है। लोगों में खलबली मच गई। रघुनाथ सीधा पंचायत भवन पहुंचा, जहां पटवारी और तहसीलदार बैठे थे। रघुनाथ गुस्से से बोला, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, बिना हमारी इजाजत कोई कैसे इसे बेच सकता है? पटवारी मुस्कुराते हुए बोला, कागजात में तो ठाकुर साहब का नाम है, अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो कोर्ट जाओ। रघुनाथ के सीने में आग भड़क उठी। वो बोला, हमारे पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोग भी उसके साथ हो गए। वो चिल्ला उठे, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। ठाकुर प्रताप सिंह की चाल। ठाकुर प्रताप सिंह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके पास पैसे भी थे और राजनीतिक पहुंच भी। उसे पता था कि अगर गांव वाले उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उन्हें झुका देगा। उसने तहसीलदार से मिलकर एक नोटिस जारी करवा दिया, गांव की जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में ठाकुर के नाम है, वहां खेती करना गैर कानूनी है, तुरंत खेत खाली किए जाएं। ये खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर गए। कुछ ने खेती बंद कर दी, लेकिन रघुनाथ पीछे नहीं हटा। वो बोला, चाहे जो हो जाए, ये खेत हमारा है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। भूख, डर और सम्मान की जंग। अब रघुनाथ की लड़ाई सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि जमीन, इज्जत और अपने बच्चों के भविष्य के लिए थी। कविता ने उसे समझाने की कोशिश की, रघुनाथ, ठाकुर से मत उलझो, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। रघुनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, कविता, अगर जमीन नहीं रही तो खाना भी नहीं रहेगा, अगर खाना नहीं रहेगा तो जीने का हक भी नहीं बचेगा। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। मोहन पास आकर बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ खेत की रखवाली करूंगा। रघुनाथ ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये लड़ाई बड़ों की है। तुम पढ़ाई करो ताकि कल को कोई तुम्हें भूखा ना रख सके। पहली टक्कर। रात के अंधेरे में ठाकुर के गुंडों ने खेत में आकर फसल रौंदनी शुरू कर दी। रघुनाथ को खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। वहां 4-5 लोग खड़े थे, हाथों में डंडे लिए। रघुनाथ ने आवाज लगाई, रुको, ये मेरी जमीन है, इसमें हाथ मत लगाना। एक गुंडा गुर्राकर बोला, ये ठाकुर की जमीन है, दोबारा यहां दिखे तो हड्डियां तोड़ देंगे। लेकिन रघुनाथ पीछे नहीं हटा। उसने डंडा उठाया और बोला, ये खेत मेरी औलाद की भूख है, कोई। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन रघुनाथ की आंखों में नींद नहीं थी। वो खाट पर लेटा छत को घूर रहा था। कविता